हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। वॉइस आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रही है क्या? क्या हाल है बच्चों? खाना पीना खाया? क्या हाल है सबके? ओके, चलो बेटा, सब लोग आ गए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था? एल फॉर्म बैक्टीरिया पढ़ाया था ना बेटा? एल फॉर्म बैक्टीरिया। और साइटोप्लाज्म की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन वगैरह ये सब हो गया है ना? तो हमें पता है कि सर सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पे ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ईआर होता है, ना कोई लाइसोसोम होता है, ना गोल्जी बॉडी होता है, ना ही माइक्रोबॉडीज होते हैं। ये कुछ भी नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं? बेटा जो भी पढ़ाया था उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? चिल्ड्रन, है ना? तो सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां से आगे कि बेटा जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो होता है ना, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, उसमें याद रखो कि वहां पे ना कोई भी स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलती है। मतलब कोई भी साइक्लोसिस नहीं होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। समझे? ऑर्गेनेलीज यानी जो सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल चलता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ तो ऑर्गेनेली ही नहीं है, तो स्ट्रीमिंग क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? समझे क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए नो साइक्लोसिस। क्लियर है क्या? समझे क्या? इसको कॉपी करो। और फिर हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जिसमें सबसे पहली बात करनी है मुझे मीजोजोम्स की। किसकी? मीजोजोम्स की। बेटा मीजोजोम्स जो होते हैं, ये देखो, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था मैं ये बता दूं पहले। इसको डिस्कवर्ड किया था बच्चों, डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। किसने डिस्कवर किया था? एफ जेम्स ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर? तो ये कहाँ से निकलता है? ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसी में से तो निकलता है। क्यों भाई? उसी की तो फोल्डिंग है। इस तरीके से देखो, मैं बताता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ऐसे दो निकलते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक इस तरीके से जाता है, समझे क्या? और ऊपर हो गई इसके सेल वॉल। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है बच्चों? तो आप एक चीज देखो बेटा यहाँ पे कि ये, एक तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पेरीफेरी पे ही मुड़ा हुआ है जस्ट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पेरीफेरल मेसोजोम। क्या कहते हैं? पेरीफेरल मीजोजोम। क्लियर है क्या? एक आप देखेंगे कि सेंटर तक जा रहा है, जा रहा है क्या? तो इसको कहते हैं सेंट्रल मीजोजोम। क्लियर है क्या बच्चों? कॉपी करो इसे, कॉपी करो। कॉपी किया क्या बेटा?
क्लियर। अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चों, तो क्या है ये मीजोजोम, इसको लिख लेते हैं हम लोग कि सर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनवेजिनेट्स, इनवेजिनेट्स कह सकते हो, या आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हो, एक्सटेंशंस कह सकते हो, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस। और फॉर्म होता है क्या, एंड फॉर्म मीजोजोम्स। क्या फॉर्म होता है, मीजोजोम। आप इसको मीजोजोम भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रोइड। क्लियर है क्या बेटा। अब ये इन क्या हो रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है ना, वो तीन फॉर्म में होता है बेटा। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सी फॉर्म में होगा बेटा, वेसिकल बन सकता है, राउंड वेसिकल होता है, वेसिकल बन सकता है, समझिए क्या, इस तरीके से वेसिकल बन सकता है, टिब्यूल बन सकता है इस तरीके से, अभी टिब्यूल बताया था मैंने, टिब्यूल बन सकता है, टी, ठीक है, और लैमली बन सकता है। देखो लैमली किसको कहते हैं, इस तरीके से ही मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर, याद है उसमें सेल मेम्ब्रेन में, तो इसको लैमली कहते हैं। तो किसी भी फॉर्म में एक्सटेंशन निकल सकता है। अब आप कहेंगे सर इस एक्सटेंशन की जरूरत क्या है ना। तो देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखें बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखें, तो पहले वो ऐसे सीधी है ना केवल, है कि नहीं, प्लेन। अगर वहीं पे अगर इसका इस तरीके से एक्सटेंशन हो जाता है, तो एक बात बताओ, क्या इसका बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं, हो गया ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। तो मीजोजोम बनने से ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। याद है मैंने बताया था जो मीजोजोम्स होते हैं वहां पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम यहाँ पे मीजोजोम करता है, समझे कि नहीं। तो एंजाइम्स ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, कि भाई उसका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। तो इस तरीके से दो टाइप का बनता है, एक पेरीफेरल और एक सेंट्रल। तो पर्टिकुलर हम दोनों के बारे में बात करेंगे। क्लियर। क्या कह रहे हो बेटा गौरी, क्या कह रहे हो आप, क्या समझ नहीं आया गौरी। ये कॉपीड हो गया। तो देखो, किसका सरफेस इंक्रीज होगा, किसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, ये जो मीजोजोम बना। तो मीजोजोम बनने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं, ये एरिया बढ़ गया ना, तो ज्यादा एंजाइम कंटेंट मिलेगा ना यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, समझे क्या। भाई पहले आपके पास ऐसे सीधी लाइन थी, अब यही लाइन ऐसे हो गई, तो एरिया बढ़ गया कि नहीं इसका, ये बताओ, आया क्या समझ में। और ये काम किसकी तरह करते हैं, सर ये जो काम करते हैं, these are functionally mitochondria
ये कैसे काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। समझे क्या? तो देखो, इनके पास क्या मिलेंगे? इनके पास वो एंजाइम मिलेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, समझे? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर फाउंड इन मीसोसोम्स। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन, मीसोसोम्स बेटा दो टाइप के होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। समझे क्या? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of position and functions, mesosomes are of two types. क्लियर है क्या? देखो, पहला पेरीफेरल मीसोसोम, पेरीफेरल मीसोसोम। समझे? अब देखो, पेरीफेरल मीसोसोम क्या? पेरीफेरी यानी सेल मेम्ब्रेन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के पास ही है ना, जस्ट वहीं पेरीफेरी पे ही ये क्या हुआ है? फोल्ड हुआ है। पेरीफेरी मतलब समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो पेरीफेरी मतलब यहीं सरफेस पे, यहीं नजदीक में फोल्ड हो जाना। समझ रहे हो? दिस एरिया इज पेरीफेरी। समझे क्या? तो दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर बच्चों? दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? सेल मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे। अच्छा, एस टी कहाँ है बेटा? एस टी आर एस बेटा स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा मैंने, स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर। बेटा एक्स्ट्रा ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। दो बेटा, तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है पेरीफेरल वाले का? तो इसका फंक्शन क्या है? सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। भाई सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए मटेरियल चाहिए ना, तो वो मटेरियल कौन दिलवाएगा? यही सेल मेम्ब्रेन ही तो दिलवाएगा ना। समझे क्या? सेल रेस्पिरेशन बेटा मतलब, सेल रेस्पिरेशन मतलब होता है चिल्ड्रन, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वहां पे ना एक प्रोसेस होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, है ना, क्रेब साइकिल, ईटीएस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो एक ईटीएस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसे कह सकते हो। तो उसमें बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, है कि नहीं? तो वो सारे यहाँ इस पेरीफेरल मीसोसोम पे मिलते हैं। क्लियर है क्या? चिल्ड्रन कनेक्टेड? क्लियर है क्या?
आगे चलें बेटा, आगे चलें क्या? सर बेटा फंक्शन का मतलब है सेल रेस्पिरेशन होता है भाई। ये जो बैक्टीरिया है, सेल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो करेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में थ्री प्रोसेसेस होती हैं जो हम रेस्पिरेशन करते हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और ईटीएस। समझे क्या? तो ईटीएस में ना कई सारे एंजाइम्स लगते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ईटीएस। अब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, जय इसीलिए तुम्हें लिखा है कि इसका फंक्शन कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। तो ईटीएस कहाँ होता है हम लोगों में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसकी बॉडी में ईटीएस कहाँ होगा? मीजोजोम में होगा। कौन सा वाला मीजोजोम? पेरीफेरल मीजोजोम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? और सेल वॉल फॉर्मेशन करवाएगा भाई। भाई पॉलीसैकेराइड वगैरह सिंथेसिस करवाएगा ये, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाएगा, सब्सटेंसेस को सीक्रेट करवाएगा ये। क्लियर? आगे चलो देखो, आगे बात करते हैं। आगे है नेक्स्ट सेंट्रल वाला। कौन है? सेंट्रल, सेंट्रल मीजोजोम। हेलो 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 हेलो। बेटा वॉइस आ रही है क्या? हेलो बेटा देखो, सेंट्रल मीजोजोम देखो, सेंट्रल मीजोजोम की बात की थी मैंने। इस तरीके से सेल वॉल है यहाँ पे, ऐसे सेंटर में ये मीजोजोम चला जाएगा। सेंटर में चला जाएगा तो क्या करवाएगा? सेंटर में जा रहा है, देख रहे हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी सेल डिवीजन करवाएगा। मेन काम क्या है यहाँ पे? सेल डिवीजन करवाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा। भाई जो डीएनए है वो भी तो वहां पे अलग होना चाहिए ना, तो डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा।
और ये जाके कनेक्ट हो जाएगा किससे, न्यूक्लियोइड से। याद है कि नहीं, न्यूक्लियोइड ही तो बोलते हैं जहाँ पे डीएनए फाल्स क्रोमोसोम बनता है, उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझे क्या, सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रल मीजोसोम। क्लियर। वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है बेटा? ओके, नाउ क्लियर। चलो बेटा आगे चलते हैं। नोट हो गया? नोटेड बच्चों? नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं बात करता हूँ स्टोरेज ग्रेनुअल्स की बेटा, कि इनकी बॉडी में कुछ रिजर्व मटेरियल्स होते हैं बेटा। प्रोकैरियोट जो होते हैं ना, उनकी बॉडी में कुछ स्टोरेज ग्रेनुअल होते हैं। समझ रहे हो क्या? जैसे हम अपने घर पे स्टोरेज करके रखते हैं दाल चावल आटे का, व्हीट वगैरह का, तो भाई ग्रेन्स वगैरह का स्टोरेज करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्लियर। तो एज इट इज बेटा, ये भी अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इनके पास स्टोर। देखो कि बेटा रिजर्व मटेरियल होता है इनके पास। रिजर्व मतलब जमा करके रखना। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसको स्टोर करके रखेंगे। आर स्टोर्ड इन, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये नॉन लिविंग बॉडी होती हैं जो साइटोप्लाज्म में ही घूमती रहती हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं जिसमें ये रिजर्व करके रखेंगे मटेरियल को। इंक्लूजन बॉडी उसको हम बोलते हैं, नॉन लिविंग बॉडी होती है। ठीक है, और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड में कोई मेम्ब्रेन सिस्टम भी नहीं होता है, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। समझे क्या? कोई भी इनके पास मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट, हम लोग पढ़ेंगे अभी सब लोग, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड lie free in the cytoplasm। क्लियर है क्या? दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक सुनो, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्रेनुअल होते हैं। ग्रेनुअल मतलब छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, ग्रेनुअल इस तरीके से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन ग्रेनुअल इसमें क्या करते हैं, ये इसमें ना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। किसमें करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी, बी होता है वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स। देखो बेटा वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स क्या है, ये इसको क्या कहते हैं वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स। देखो बेटा,
वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स मतलब जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है ना, तो वैल्यूटिन ग्रेनुअल्स मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस का रिजर्वॉयर है। समझे क्या रिजर्वॉयर? रिजर्वॉयर मतलब समझते हो, जैसे कि डैम्स वगैरह होते हैं, तो वाटर का रिजर्वॉयर होता है कि नहीं होता है? कि भाई वाटर को स्टोर करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हेलो। हेलो हेलो हेलो। बच्चों वॉइस आ रही है क्या? ठीक है। तो ये वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स में क्या करते हैं, ये रिजर्वॉयर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस का। तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस को पता है किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? आरएनए की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आरएनए की फॉर्म में। समझे क्या? क्योंकि आरएनए क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपाउंड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहां पे शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये एज अ आरएनए को सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस स्टोर करके रखते हैं, यानी ये रिजर्वायर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो चिल्ड्रन। तो देखो किसके बने होते हैं ये वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स? दे आर मेड अप ऑफ बेटा आरएनए। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। बेटा ये आरएनए का बना होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, दे स्टोर आरएनए एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखो क्वेश्चन कभी ऐसे आएगा कि भाई बताओ, जो फॉस्फेट है, उसका रिजर्वायर कौन है? तो वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स हैं। ये आपको कभी पढ़ने मिल जाए वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स, तो बच्चे ना अरे ये क्या है, तो ये क्या है भाई, ये स्टोरेज है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। समझे क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि भाई तिजोरी होती है, तिजोरी वर्ड सुना है आपने? बैंक तो सुना है ना, कि भाई स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, सुना है कि नहीं? बेटा ये जो बैंक होती है, स्टोरेज है, ये रिजर्वॉयर है, ये भी किसी चीज का, किसका रिजर्वॉयर है? क्या स्टोर करके रखती है? पैसा ना। क्या स्टोर करके रखेगी? पैसा। कि भाई इसी को स्टोर करेगी ना। ऐसा थोड़ी है नमकीन को, दाल चावल को, किसी ह्यूमन को स्टोर करके रखेगी? ऐसा करती है क्या बैंक? बोलो। जब भी हम बैंक का नाम लेते हैं, स्टेट बैंक, समझ में आता है ना, पैसा स्टोर है, पैसे की बात होगी, बैंक का नाम आया तो। समझे कि नहीं समझे? एज इट इज, अगर वॉल्यूटिन ग्रेनुअल की बात आए तो कह देना कि ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस यहाँ पे स्टोर है। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ये कॉपी कर लो बेटा, कॉपी हो जाए तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कॉपी कर लो। और सब लोग ठीक हैं? किसी की तबीयत तो खराब नहीं है? सब लोग बढ़िया हैं? और पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो वैक्सीन भी लगवा ली है अब। और पढ़ाई से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसी भी? कोई भी परेशानी हो ना बेटा, मुझसे डायरेक्टली आप बात कर लेना, मुझसे टाइम ले लेना, मुझसे डायरेक्टली बात कर लेना, कोई भी परेशानी हो, ठीक है। और 2023 में 2023 में मुझे पार्टी देने के लिए तैयार रहो। पार्टी दोगे ना? तो भाई पार्टी दोगे कि नहीं? तो मुझे पार्टी देने के लिए तैयार रहो। क्लियर? हाँ बेटा। और देखो, तो बेटा ये जो वैल्यूटिन ग्रेनुअल्स है ना, उसके आगे भी अभी आपको लिखना है ना? क्या आगे लिखना है? देखो,
वैल्यूटिन ग्रेनुअल्स जो है ये आरएनए का बना होता है। आरएनए जो होता है ना वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है। समझे कि नहीं समझे? तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस को वो एज अ आरएनए स्टोर कर लेता है। हेलो बेटा वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो चिल्ड्रन, हेलो हेलो। हेलो चिल्ड्रन, वॉइस नहीं आ रही है क्या बच्चों? कमिंग। ओके, शायद किसी बच्ची को नहीं आ रही, गौरी को नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही? गौरी अक्षता को नहीं आ रही। अभी आ रहा है वॉइस? अभी आ रहा है क्या? तो बेटा नेक्स्ट चीज लिखो। वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग मेटाक्रोमेटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स। अभी मेटाक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है ये समझो। मेटाक्रोमेटिक जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए ना, समझ लो कि ये कलरफुल है। ये क्या है? कलरफुल है। मतलब क्या है कि मेटाक्रोमेटिक इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको, जब आप बड़े होके लेबोरेटरी में जाओगे ना, डॉक्टर बनने जाओगे, तो वहां पे आप लेबोरेटरी में काम करोगे तो बहुत सारी डाई का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? डाई का इस्तेमाल करोगे। अब आप कहोगे सर ये डाई क्या होती है ना? सबसे पहले बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। देखो, डाई क्या होती है, डाई बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, घर पे हमारे वाइट कपड़े होते हैं। वाइट कपड़े होते हैं क्या? वाइट क्लोथ्स। तो मम्मी उसमें, जो मम्मी जब हमारे कपड़े धोती हैं वॉशिंग मशीन में, जब कपड़े धुलते हैं तो उसमें एक नील डालती हैं क्या? ब्लू कलर की, उजाला की। उजाला नील डालते हैं क्या? सफेदी बनाए रखने के लिए, है ना? ऐड आता है खूब टीवी पे, समझे क्या? उजाला नील सुना है कभी? व्हाइट कपड़ों में दिया जाता है चमकदार बनाने रहने के लिए। तो एज इट इज वो जो ब्लू कलर का जो नील है ना, वो जो उजाला जो नील है, उसको यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? डाई कह रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी डाई इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे, बेसिक डाई से हम इसको क्या करेंगे? स्टेन करेंगे, यानी धोएंगे बेसिक डाई से। जब हम इसको धोएंगे, वॉश करेंगे, तब बेटा ये वॉल्यूटिन ग्रेनुअल जो है ना, ये कई सारे कलर देता है। इसीलिए मेटाक्रोमेटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके बेटा, 5 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है चिल्ड्रन? 5 मिनट्स का ब्रेक है, आप पानी वगैरह पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए 5 मिनट, फिर हम 5 मिनट में मिलेंगे। ओके।
हेलो बेटा, हेलो हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? क्या हुआ बेटा अक्षता? ये लो देखो, इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो ले लो आप। क्लियर? ले लिया बेटा अक्षता? हो गया क्या बेटा अक्षता? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बेटा देखो, कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। बताया था कि नहीं मैंने कि सम यू बैक्टीरिया वो क्या कर सकते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हैव कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे भाग गए क्या क्लास में से? हेलो, वॉइस नहीं जा रही है क्या? चिल्ड्रन, एम आई ऑडिबल? यस। तो बेटा कुछ यू बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनके पास क्या मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे जो ग्रुप्स में होंगे। याद है कि नहीं? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया many photosynthetic pigments are present in group। याद है क्रोमेटोफोर बताया था मैंने? कॉपी किया बेटा? ये कॉपी किया क्या? कॉपीड? कॉपीड बेटा। देखो बेटा, क्या बात बता रहा हूँ मैं कि बेटा, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है पीएसबी, मतलब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है? तो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए ना, तो उसको बैक्टीरिया के पास मिल रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं? बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ए मिलेगा। पीएसबी के पास कौन सा मिलता है? क्लोरोफिल। ए मिलेगा, बी मिलेगा। समझे क्या? अब जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, जीएसबी बोलते हैं हम लोग, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया शॉर्ट फॉर्म में। समझे क्या? तो इसके पास क्या मिलेगा? इसके पास ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल तो होगा ही, और इसके पास एक और पिगमेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो विरिडिन।
बैक्टीरियो विरिडिन, ये मिलता है इसके पास। समझे क्या? तो देखो, आपने देखा कि सर ये तो कॉमन है, ए वाला कॉमन है कि नहीं? तो देखो क्या है इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। ये क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। जब भी मान लो जीवन में कोई भी बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ये पिगमेंट होगा ही होगा, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। पीएसबी मतलब बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। P for purple, S for sulfur, B for bacteria, G for green, S for sulfur, B for bacteria। क्लियर? तो बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, हमेशा मिलेगा। और जितने भी यू बैक्टीरिया है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उन सब में मिलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। इसको कॉपी कर लो, क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, कॉपी करो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर? क्या कह रहे हो बेटा? सर एस मतलब सल्फर। यस बेटा गौरी, एस मतलब सल्फर। एस मतलब सल्फर। देखो बेटा, क्रोमेटिन नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल देखो बेटा, जो न्यूक्लियस होता है ना, देखो न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है नहीं उसमें, याद है कि नहीं? तो जो न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल के पास जो भी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोला था हमने? न्यूक्लियोइड बोला था कि नहीं? बोलो, न्यूक्लियोइड बोला था कि नहीं? हमने इसको जीनोफोर भी कहा था, याद है क्या? जीनोफोर हमने कहा था। हमने इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा था। क्लियर है क्या? हेलो? हेलो? और हमने इसको फिब्रिलियर न्यूक्लियस भी कहा था, क्योंकि फाइबर लाइक होता है। क्लियर है क्या? और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट।
क्लियर है क्या? अब देखो बेटा, होता क्या है कि हमको पता है सर ट्रू क्रोमोसोम्स इनके पास होते नहीं है। इनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि विदाउट स्टोन प्रोटीन बना हुआ होता है, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोइड सर मीजोसोम से कनेक्टेड होता है। मीजोसोम न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम इसको, हमेशा बोलते हैं कि नहीं, याद है? ठीक है। तो बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट हो सकता है आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखो, इफ इफ जीनोफोर, ध्यान से सुनो, वॉइस आ रही है। इफ जीनोफोर इज रिमूव्ड, if genome4 is removed from bacterial cell, अगर एक बैक्टीरियल सेल से अगर जीनोफोर को निकाल दिया जाए, इफ जीनोफोर इज रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, तब क्या होगा ये बताओ, बोलो। देन बैक्टीरिया विल डाई। समझे क्या? भाई हम लोगों का न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो एक बात बताओ, हम लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? है ना, डाई करेंगे। तो एज इट इज, जब बैक्टीरिया का ही न्यूक्लियस यानी जीनोफोर नहीं रहेगा तो वो भी डाई कर जाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शन है वो तो न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस ही देखता है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ जीनो 4 अगर रिमूव कर दिया तो ये बात बताओ क्या क्या होगा बैक्टीरियल सेल में? बैक्टीरियल सेल डाई कर जाएगा। क्लियर है क्या? है ना। ये मैंने क्यों बताया, इसका एक कंसेप्ट है आगे, और ये उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है। यहाँ पे बेटा कॉपी कर लो इसको बच्चों, चिल्ड्रन, इसको कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा क्या होता है, होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। बेटा इस बैक्टीरिया के पास ये इसका खुद का डीएनए है, ये इसका खुद का डीएनए होता है ना, मैंने बताया था सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है ना। ये इसका मेन डीएनए है क्या? ये इसका मेन डीएनए है ना। बेटा इसके पास ना इस मेन डीएनए के अलावा भी एक डीएनए और होता है, एक डीएनए और होता है इस तरीके से, इससे छोटा होगा मेन डीएनए से, वो इस तरीके से सर्कुलर होगा, ठीक है ना, सर्कुलर होगा, छोटा होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। समझे क्या? क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये जो टर्म है प्लाज्मिड, वो किसने दिया था बच्चों? टर्म दिया था लीडरबर्ग ने। लीडरबर्ग अंकल ने इसको खोजा था, उन्होंने इसको टर्म दिया। तो देखो होता क्या है, ये जो प्लाज्मिड है, ये स्मॉल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक करके, ये क्या है? एनदर स्मॉल एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। समझे क्या? ठीक है। ये एक नॉन वाइटल जीन है। क्या है? नॉन वाइटल जीन। क्या है ये? नॉन वाइटल जीन है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये खुद से ही रेप्लिकेट कर जाता है, यानी इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट कर जाता है। प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। समझे क्या? देखो क्या मतलब है कि बेटा प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा, इसको ना हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये, है ना, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, छोटा होता है, कि ये नॉन वाइटल जीन है। अब सुनो, नॉन वाइटल जीन का मतलब क्या है। याद है अभी मैंने पीछे एक लाइन लिखी थी आपको कि इफ genome is removed, then what will happen to the bacterial cell? Bacterial cell will be die। मतलब समझे क्या, यानी कि मेन डीएनए होना जरूरी, यानी न्यूक्लियोइड होना जरूरी है। अगर आप इस बैक्टीरिया में से, बैक्टीरियल सेल से अगर आप प्लाज्मिड को रिमूव कर दें तो सेल नहीं मरेगी। समझे क्या, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। नॉन वाइटल जीन है ये कहता है, एक नॉन वाइटल जीन है। समझे क्या, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा। ओम, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, विच वन, दिस वन, एनदर स्मॉल एंड डबल सर्कुलर डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। हेलो, समझे क्या, नॉन वाइटल जीन। तो लिख सकते हैं हम फिर से यहाँ पे क्वेश्चन कि इफ if plasmid is removed from bacterial cell, if plasmid is removed from bacterial cell, then bacterial cell will not die। समझे क्या, bacterial cell will not die। क्लियर है क्या, bacterial cell will not die। प्लाज्मिड जो है वो एक नॉन वाइटल जीन है। जिंद बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत पड़े ऐसा कोई भी जीन इसके पास नहीं है। समझे क्या, समझे क्या बच्चों। बेटा वॉइस नहीं आ रही है क्या आपको किसी को मेरी। हेलो चिल्ड्रन, वॉइस नहीं आ रही है क्या। ये क्या हो गया क्लास को। समझे क्या प्लाज्मिड, क्या है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट भी कर लेता है इंडिपेंडेंटली। समझे क्या, प्लाज्मिड अगर एक स्ट्रैंड इसका किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराया जाए तो ये खुद से ही रेप्लिकेट कर लेगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। समझे क्या, यानी कि ऑटो रेप्लिकेट है। इसको क्या कह सकता हूं मैं, ऑटो रेप्लिकेशन। क्लियर, समझे ना, इसको पूरे सेल में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग ऑटो रेप्लिकेशन भी कहते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑटो रेप्लिकेट वाली। क्लियर बेटा। किंगडम मुनेरा है ये, हाँ बेटा किंगडम मुनेरा है ये गौरी, किंगडम मुनेरा ही तो पढ़ रहे हैं अभी हम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो पढ़ रहे हैं। फुल डिटेल में मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टीच कर रहा हूँ। आगे चलें चिल्ड्रन। क्लियर। अब सुनो बेटा, होता क्या है कि प्लाज्मिड जो होता है ना उसके पास ना कई सारे जीन्स पाए जाते हैं।
समझे, उसके पास कई सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना देखो क्या होगा, देखो प्लाज्मिड के पास ना फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड के पास एक फैक्टर होता है एफ फैक्टर, या इसको फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। याद है मैंने कहीं एफ वर्ड इस्तेमाल किया है, याद है क्या, याद है क्या? इलाई में इस्तेमाल किया था, यस। तो अगर ये फैक्टर उसके पास है तो उसको एफ प्लाज्मिड कह देंगे हम लोग, क्या कह देंगे, एफ प्लाज्मिड कह देंगे, क्लियर, क्योंकि प्लाज्मिड में देखने को मिलता है, ठीक है। अब सुनो, एफ फैक्टर जो होता है, अब इसके बेसिस पे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, देखो भाई, याद है आपको मैंने मेल फीमेल का नाम लिया था, मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया, याद आ रहा है क्या बच्चों, याद आ रहा है क्या? देखो बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कि अगर बैक्टीरिया के पास एफ फैक्टर है या नहीं है, उसकी वजह से बैक्टीरिया दो टाइप का हो जाता है, समझे क्या? देखो कौन कौन सा हो जाता है सर, देखो एक हो जाता है एफ प्लस, एफ प्लस, एफ प्लस सेल्स कह सकते हो, ठीक है ना, आप इसको डोनर कह सकते हो, ठीक है ना, यानी कि एफ फैक्टर है, क्या करेगा ये, फर्टिलिटी फैक्टर है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाता है, क्या करवाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, फंक्शन क्या हो गया इसका पहले लिख लो, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन, मैं सिखाऊंगा इसको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा इसका, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन जो कि ये करवाता है ना। अब सुनो, फर्टिलिटी से समझ में आ रहा है कि सर ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। तो देखो एफ प्लस सेल्स जो है, यानी यानी कि अगर कोई सेल है जिसके पास ये एफ फैक्टर है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसको डोनर कहेंगे, है कि नहीं, कहेंगे कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल बोल सकते हैं, नहीं, मेल बैक्टीरिया, है ना। वहीं अगर उसके पास एफ नहीं है, एफ माइनस सेल, समझे क्या, अगर वो कैसा है, एफ माइनस सेल है, यानी कि एफ फैक्टर नहीं है, समझे क्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिपिएंट कहेंगे कि नहीं, मतलब डोनर क्या करता है, डोनर कुछ देगा, रेसिपिएंट क्या है, कुछ रिसीव करेगा, समझे कि नहीं समझे, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीमेल बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो प्लाज्मिड के पास ना कई सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, 12-13 फैक्टर्स उसके पास पाए जाते हैं, अच्छे अच्छे वाले जीन, लेकिन उसमें से ना दो ही जीन इंपॉर्टेंट हैं, एक तो होता है फर्टिलिटी एफ फैक्टर, और दूसरा होता है बेटा आर फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है एफ फैक्टर, एफ और फर्टिलिटी फैक्टर, एंड बेटा सेकंड वन इज आर फैक्टर, सुन रहे हो क्या बच्चों, आर फैक्टर, देखो आर फैक्टर की क्या कहानी है बेटा, आर फैक्टर की कहानी ये है कि सर ये क्या करवाएगा, आर समझ लो, आर से मतलब होता है रेजिस्टेंस, क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, भाई ये उस बैक्टीरियल सेल को ना एंटीबायोटिक से बचाएगा, समझे क्या। तो ये आर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ड्रग्स से बैक्टीरिया को बचाएगा। समझे कि नहीं समझे। क्लियर। बेटा यहाँ तक आज हमने जो भी पढ़ा है इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी लाइन में, चिल्ड्रन किसी को कोई डाउट, ये बताओ, बोलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट। मेरी वॉइस सुन रहे हो बच्चों, बोलो। ऑल क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर है क्या। हेलो। और सुनो बेटा आगे, एक चीज और अभी मैं बताऊंगा इस एफ फैक्टर में ना, इसी में एक चीज और मैं बताऊंगा, इसको लिखो। एक फैक्टर, एक चीज और मैं बताऊंगा। तो देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका बैक्टीरिया है, ये इसका मेन डीएनए है ना, ये प्लाज्मिड है, समझे क्या, ऐसे मैंने ले लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये जो प्लाज्मिड जीन होता है एफ फैक्टर, ये क्या है ना, ये कभी कभी किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये इस मेन डीएनए से ना अटैच्ड हो जाता है। देखो ऐसे, ये इस मेन डीएनए से अटैच्ड हो जाएगा, समझे क्या। फिर हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिजोम, समझे क्या, क्या बोलते हैं, एपिजोम। यानी ये क्या है, एपिजोम, यानी जो प्लाज्मिड था एफ प्लस प्लाज्मिड, वो इस डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया, तो उस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, अब एपिजोम बोला, ठीक है। और ये सेल को मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे सेल को, अब ऐसे सेल को एच एफ आर, क्या बोलूंगा, एच एफ आर, क्लियर है क्या, इसको एच एफ आर कहते हैं, क्लियर। तो ये जो वर्ड एपिजोम है ना, ये किसने दिया था, गिवन बाय जैकब, जैकब नाम के अंकल जी थे, और वॉलमैन नाम के अंकल जी थे, क्लियर है क्या। भूल तो नहीं जाओगे, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे नाम, कि व्हेन एफ प्लस प्लाज्मिड इज अटैच्ड विद मेन डीएनए, क्लियर है क्या। किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है, मेन डीएनए, तो इसको क्या बोलेंगे, एपिजोम बोलेंगे, क्लियर बच्चों। और उस पूरे सेल को क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ सेल क्या हो जाएगा फिर, एच एफ आर, क्लियर बच्चों, बोलो, हेलो चिल्ड्रन।
क्या कह रहे हो बेटा? एच एफ आर का मतलब है बेटा हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एच एफ आर मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे दोनों जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, दोनों जुड़ गए हैं ना, तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये बोला जाता है। क्लियर? हेलो, क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना? तो एफ प्लस अगर कहेंगे तो एफ प्लस मतलब फर्टिलिटी फैक्टर इज प्रेजेंट, एफ माइनस मतलब फर्टिलिटी फैक्टर इज एब्सेंट। समझे? डोनर का मतलब क्या है कि डोनेट जेनेटिक मटेरियल, रिसिपिएंट का क्या मतलब है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? चाहो तो लिख लो यहाँ पे, रिसिपिएंट मतलब एक्सेप्ट। बेटा पिलाई और इसमें तो बहुत डिफरेंस है ना बेटा। पिलाई तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो डीएनए है गौरी। पिलाई तो जस्ट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये तो एक डीएनए है, पिलाई में कोई जीन थोड़ी मिलता है। पिलाई बाहर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पे होता है, ये अंदर है साइटोप्लाज्म में। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों का, कहीं कोई मेल ही नहीं है। क्या कह रहे हो सर, उसमें एफ फैक्टर होता है? बेटा एफ फैक्टर होता है, एफ फैक्टर इसीलिए होता है ना क्योंकि वो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो बनेगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इस ट्यूब के फॉर्मेशन में पिलाई हेल्प करता है। समझे क्या? भाई दो बैक्टीरिया पास में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट पास में आएंगे, अटैच होंगे, ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें लॉन्गर प्लाई हेल्प करेगा ना कॉन्जुगेशन में। क्यों भाई? नहीं तो एक बात समझो कि एक बैक्टीरिया यहाँ रहेगा, एक बैक्टीरिया यहाँ रहेगा, कैसे होगा? तो भाई कैसे ट्यूब का फॉर्मेशन होगा? ऐसे होगा ना कि जब ये दोनों पास में आ जाए तो पिलाई जो है इससे अटैच हो जाए इन दोनों से, और फिर ट्यूब का फॉर्मेशन कराए। समझे क्या? समझे क्या मतलब? क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट नहीं है? चलो, तो बेटा हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मुनेरा की। क्लियर?
और इसके नोट्स में आपको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये हैंग हो रहा है, क्या हो गया इसको। बाय बेटा, एवरीवन, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, शुभ रात्रि। हैव अ नाइस डे।